नमस्कार, स्वागत है आपका खबर अभी तक में। मैं करण जयसिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की। आज हम रूबरू होने जा रहे हैं गुरुग्राम के एक ऐसे आर्किटेक्ट से जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं। इनका नाम है अन्नू सचदेवा। अन्नू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक में। थैंक यू जी। अन्नू जी, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को आप अपने अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तो हूँ ही, पर कोर जॉब मेरा आर्किटेक्चर है। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, एक आर्किटेक्चरल फर्म रन करता हूँ गुड़गांव में, छोटी सी। और पिछले 10-12 सालों के अंदर 2000 ऑनवर्ड 2010 फोटोग्राफी के अंदर घुसा मैं धीरे धीरे। शौक मेरे को शुरू से ही था, कैमरा मेरे पास बहुत पहले से था। मेरे फादर से इनहेरिट किया था मैंने वो कैमरा भी, जिस तरह अपनी आर्किटेक्चरल फर्म करी। लेकिन फोटोग्राफी शुरू हुई 2010 में जाके, और वो धीरे धीरे बढ़ी और वो अब एक पैरेलल लाइफ का पार्ट बन गई है। जिंदगी जैसे चल रही है तो वो भी साथ चल रही है, और उतनी इंपॉर्टेंट है वो भी। जिस तरह समाज का चलना जरूरी है, परिवार का चलना जरूरी है, फोटोग्राफी भी उतनी ही जरूरी है। जितनी जिंदगी जरूरी है, जितनी रोटी जरूरी है, फोटोग्राफी भी उतनी जरूरी है। और पिछले 3-4 सालों के अंदर मैं वाइल्ड लाइफ के साथ साथ कल्चरल और इंडियन कल्चर फोटोग्राफी, इंडियन फेस्टिवल कल्चर फोटोग्राफी में भी धीरे धीरे घुस रहा हूँ। और आके ये समझ आ रहा है कि वाइल्ड लाइफ तो है ही है अच्छी, लेकिन अपने कल्चर को जानने से जो मजा आ रहा है जिंदगी का, कि क्या थे हम आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले, हमने किस चीज को इनहेरिट किया, इतनी वैल्यूज। और वो सही कहा है कि इस देश ने पूरी दुनिया का कल्चर बनाया है। जो मैं वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करा हुआ है, मैं यूरोप भी गया हूँ, मैं अफ्रीका भी गया हूँ, मैं अमेरिका भी गया हूँ। हर चीज एक क्रिएटेड है। एक यही ऐसा देश है जहां हर चीज नेचर से आई है। वहां जो फेस्टिवल्स आप कभी सोच ही नहीं सकते जो इंडिया में, बाहर तो हर चीज, उनका इतिहास 400-500 साल का है हर एक चीज का। हमारा इतिहास हजारों साल का है। अगर आप हिंदुस्तान के अंदर होली की फोटोग्राफी करने नंदगांव और वृंदावन जाएं तो 5000 साल पुराना इतिहास है। आज देव दिवाली की फोटोग्राफी करने वृंदावन जाएं तो वो 5000 साल पुराना इतिहास है। कुंभ, लास्ट ईयर आई एम ब्लेस्ड, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे कुंभ में फोटोग्राफी करने को मिली। और जो आने वाले कुछ समय बाद फिर एक कुंभ आ रहा है, हरिद्वार कुंभ चल रहा है। तो जो कुंभ अटेंड कर जाके समझ आया कि क्या मेरा कल्चर है, क्या मेरे पूर्वज थे, क्या उन्होंने हमारे को दिया है, और हमने कब साइंस को समझ लिया था। आज कुंभ इज 100% मैथमेटिक्स, हर 12 साल बाद आना, फिर महाकुंभ को हर 144 साल बाद आना, जो हमने मिस करा, मैंने मिस करा आज से 4-5 साल पहले। तो सब नक्षत्र थे, सब एक मैथमेटिक्स थी। वो सब चीजें हमें तब पता थी जब लोगों को कुछ नहीं पता था, लेकिन हम उन चीजों को, अपनी विरासत को आगे बढ़ा नहीं पाए। वो क्यों नहीं बढ़ा पाए, मुझे उसमें ना कोई इंटरेस्ट है जानने में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या अपने आने वाली जनरेशन्स को अपने से आगे दे पाऊंगा जो मुझे मिला। किसी को पीछे से बोलने में या किसी की कमी निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हम आगे क्या कर पा रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ के साथ साथ ये एक नई चीज पिछले 3-4 साल में ज्वाइन करी है, जिसको करके इतना मजा आ रहा है। और ऐसे लग रहा है कि जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि एक जिंदगी में भारत को, आप इस देश को तो कवर कोई कर नहीं सकता। 2 जिंदगियां चाहिए, जिंदगी इस पूरे देश को देखने के लिए। इसी तरह वाइल्ड लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है जिस पे हम डिपेंड हैं। अगर आज जंगल खत्म हो गए तो हम अपने आप खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि जंगलों को बचाया जाए। लेकिन अब ये हर आदमी को भी इस चीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हमारे आने वाले बच्चों, जनरेशन्स को, ये सबको आना पड़ेगा और हमें पढ़ाना चाहिए सब। और उनको पढ़ाने की सबसे पहली जिम्मेवारी माँ बाप की है। माँ बाप उनमें एक ऐसा इंटरेस्ट डेवलप करें कि उनको नेचर से प्यार हो। आगे फिर उसके बाद हमारे स्कूल्स हैं, वहां एक इस तरह का सब्जेक्ट हो, या एक इस तरह का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करा जाए कि आपको नेचर को किस तरह बचाना है। अगर छोटे बच्चे के अंदर आज इंटरेस्ट आने लग जाएगा तो मेरा यह मानना है कि अगले 5 साल, 10 साल या 20 साल बाद जब ये जनरेशन आ रही होगी फ्रंट पे, तो फिर हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपने माँ बाप का जिक्र किया, मैं जानना चाहूंगा कि आपके जो पिताजी थे वो आर्किटेक्ट थे, आपने भी करी आर्किटेक्ट, उसके बाद आप कैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आए और परिवार का कितना सहयोग मिला आपको? कोई भी काम ना परिवार के सहयोग के सिवा तो हो नहीं सकता। लेकिन मैं, फादर आर्किटेक्ट थे और मेरा आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट था, लेकिन उन्होंने मेरे को जिंदगी में कभी कोई इस तरह का प्रेशर नहीं डाला कि मैं आर्किटेक्ट बनो, तुम आर्किटेक्ट बनो। ये 100% मैं अपने ही शौक से बना। और फोटोग्राफी का शौक समहाउ मेरे को मेरे फादर से ही था थोड़ा, क्योंकि उनके पास कैमरा था, मैंने उनसे कैमरा लिया।
वो बहुत कम फोटोग्राफी करते थे। धीरे धीरे फोटोग्राफी में घुसने लगा और 2009 या 10 के अंदर मैं साउथ अफ्रीका ट्रेवल कर रहा था। वहाँ मेरा एक दोस्त बना जिसका नाम दीपांकर मजूमदार है, वो भी उस टाइम वो सेम ग्रुप में हम ट्रेवल कर रहे थे। जब इंडिया वापस आए, उनके आने के बाद एक दिन फ़ोन आता है, अनु जी चलो आपको रणथंभौर घुमा के लाते हैं, और उसके साथ रणथंभौर गए। बस उसके बाद ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा और समझ आ गया कि जितनी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ें ज़रूरी हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जंगल हैं और इनको एंजॉय करना। और फिर उसके बाद अपने देश के अंदर अलग अलग जंगलों को घूमना शुरू किया। फिर एक दोस्त मिला, वो अफ्रीका घुमाने ले गया 2011 में। वो एक अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी है, एक अलग तरह की चीज़ है, लेकिन उन लोगों ने अपने जंगलों को बहुत अच्छी तरह बचा के रखा है, क्योंकि उनका सब कुछ उन ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, कीनिया, तंजानिया, रवांडा, युगांडा, इनका सब कुछ डिपेंड उनके जंगलों पे ही है। उनकी सारी इकॉनमी, उनका सारा कुछ डिपेंड इस टूरिज्म पे। तो उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह सहेज के रखा है और बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और पूरी कोशिश रहती है कि उसको वो ख़त्म ना करें। ख़त्म वहाँ भी हो रहे हैं जंगल, बिकॉज जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, तो उसका इफेक्ट वहाँ भी आ रहा है, लेकिन जितना हमारे देश में आ रहा है उतना वहाँ पे नहीं आ रहा। अगर आप देखें, यूरोप और अमेरिका ने अपने सब जंगल ख़त्म कर दिए हैं, वहाँ कुछ नहीं बचा, कोई वाइल्ड लाइफ नहीं है। हिंदुस्तान के पास अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, और अभी हमारे पास टाइम निकला नहीं है। अभी हम टाइम के आमने सामने हैं, पकड़ सकते हैं। अगर ये एक बार हम इससे पीछे आ गए, फिर कभी नहीं पकड़ पाएंगे इस समय को। तो अभी हमारे पास वो अलार्म कॉल है जिससे हम जाग जाएं और अपनी जंगलों को, अपने देश के कल्चर को, अपनी हेरिटेज को, उस सब चीज़ों को बचाएं। और उसके पास उसका एक ही तरीका है कि हम आने वाली जो जनरेशन अब हमारी बड़ी हो रही है, उसको इस तरीके से शिक्षित करें कि भाई इसी को बचाना है। और बढ़ती हुई पॉपुलेशन इसके लिए सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबल है, और हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन कंट्री है। दूसरे नंबर पे और एक नंबर पे कब आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस अपनी आकांक्षाओं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली इफेक्ट उसी चीज़ नेचर पे पड़ रहा है। अगर आज मेरे पास एक घर है तो मुझे 4 घर चाहिए, मैंने 4 घर खरीद रखे हैं। अगर मैं ही नहीं खरीदूंगा तो वो 3 घर जो मेरे एडिशनल परचेज हैं या खरीदे हुए हैं, उन 3 लोगों को मिल रहे होंगे। अगर हर कोई आदमी अपनी आकांक्षाएं, अपनी ज़रूरतों को कंट्रोल करेगा, अल्टीमेटली इफेक्ट नेचर पे। हर चीज़ घूम फिर के वो नेचर पे ही पहुंच रही है, उस इकोसिस्टम पे पहुंच रही है, उसका इफेक्ट उस इकोसिस्टम पे आ रहा है सारे का सारा। तो हमारे को कुछ अपने आप को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। और अगर आपको सही जंगल देखना है तो इसी दुनिया में, सिर्फ इसी देश में, अगर आज इस दुनिया का हर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर टाइगर की फोटोग्राफी करना चाहता है, तो पूरी दुनिया में आपको भारत ही आना पड़ेगा टाइगर फोटोग्राफी। बिल्कुल, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे आगे बढ़ते हुए। मैं ये आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। आपने बताया हमें कि विभाजन के बाद आपके माता पिता भारत आए थे। वो समय जो है वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? मैं तो उस टाइम खैर पैदा नहीं हुआ, मेरा जन्म 1970 का है, लेकिन अपने माँ बाप से, अपने दादा से, ताऊ से, इन लोगों से जो सुना कि क्या उन्होंने ज़िंदगी में फेस किया, कितनी मुश्किलों को उन्होंने सहा है, तो उस सोच के बहुत डर लगता है कि हमने तो ज़िंदगी में जो मौज करी है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। उसका शुक्रगुजार सारी ज़िंदगी भगवान को करते रहें, अपने माँ बाप को करते रहें, तो तब भी वो एहसान नहीं उतारा जा सकता। ये एहसान ही है एक तरीके का हमारे ऊपर, हमारी जनरेशन पे। जो कठिनाइयाँ उन लोगों ने बर्दाश्त करी है, अपना घर बार, ज़मीनें, जायदाद सब छोड़ के आप खाली हाथ उठ के आके बैठ गए, और जहां आप आगे जा रहे हो और आपको आज रात की रोटी खाइए तो अगले सवेरे का खाना आपके पास नहीं था। अगर सवेरे का ब्रेकफास्ट कर लिया तो लोगों के पास दोपहर की रोटी नहीं होती थी। मतलब मेरे फादर ने बताया कि जिस टाइम वो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने बस स्टैंड पे खड़े होकर बिस्कुट बेचे, उन्होंने मजदूरी करी लोगों की यहाँ पे, और उसके बाद उस जिंदगी में उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, जमीनें बनाई अपने लिए, खुद पढ़े, और हमारे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम ऐश ही कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसे लगता है, अगर किसी इंसान को शुरू से 0 से 1 करना पड़े तो उसको इस चीज़ की समझ है। तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत बहुत कुछ सहा है, तो जाके हम आज उसको एक एंजॉय कर पा रहे हैं और एक ऐसे लेवल पे पहुंचे हैं। ये सब उन्हीं की वजह से है।
आप एक आर्किटेक्ट भी हैं और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करते हैं, तो जाहिर तौर पर आपके सामने चुनौतियां भी आती होंगी दोनों को बैलेंस करने में। हाँ। क्या कभी ऐसा समय आया आपको लगा कि एक को छोड़ना पड़ेगा? ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। बैलेंस करना सबसे मुश्किल काम है। मैं एक सर्विस इंडस्ट्री में हूँ। अगर मैं आपने अपना मकान बनवाना है, आपने कोई आईटी बिल्डिंग बनवानी है, आपने कोई इंडस्ट्री बनानी है, तो आप मुझे सर्विस प्रोवाइडर एज ए सर्विस प्रोवाइडर हायर करते हैं और हर वक्त हमारे पास 10 से 15 क्लाइंट होते हैं। तो आप अगर देखें तो हर वक्त आप महीने के 30 में से 30 ही दिन बिजी हैं। अब मेरे को फोटोग्राफी के लिए जाना है 4 दिन, आप मेरा फ़ोन बंद होगा क्योंकि मैं वाइल्ड लाइफ में हूँगा तो फ़ोन बंद होगा। तब वो स्टार्ट होता है, भैया पैसे तो तुम हमसे ले रहे हो और मौज तुम काट रहे हो, बट मेरे लिए तो मैं मौज काटूंगा। तो उन चीज़ों के लिए मैं सेक्रीफाइस करता हूँ। क्लाइंटेज कम करी, काम को लिमिटेड किया, झूठ भी बोल के जाते हैं कि जी यहाँ जा रहे हैं, किसी की शादी है, और भी 10 तरीके के इस तरह के अंदर मैनिपुलेशंस करनी पड़ती हैं। फिर साल का डे 1 आते कैलेंडर देखना पड़ता है, कहाँ छुट्टियाँ हैं, लॉन्ग वीकेंड्स हैं, उन पे प्रोग्राम बने, उनको एडवांस बुकिंग करें। तो बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण है ये चीज़ कि हाउ टू बैलेंस द जर्नल लाइफ विद योर हॉबी लाइफ, क्योंकि हमारे देश में अभी खुद के करने के लिए कोई कल्चर है नहीं, क्योंकि हम अब उस लेवल से बाहर निकल रहे हैं जहां आदमी रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई से बाहर निकलकर अपने बारे में सोच पा रहा है। मेरी जनरेशन या मेरे से एक जनरेशन थोड़े से आगे के लोग कुछ अपने लिए कर पा रहे हैं, नहीं तो उससे पहले की जनरेशन ने, हमारे बुजुर्गों ने तो सिर्फ जिंदगी में खड़ा कैसे होना है, रोटी कैसे खानी कमानी है, उसी के भी और लड़ाई लड़ी है। तो हम रोटी है तो इस बात को हॉबी वर्ल्ड को यूज कर पा रहे हैं, और ये उन्हीं का ही धन्यवाद होना चाहिए कि उन्होंने हमारे को ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके छोड़ दिया या एक ऐसी जगह पहुंचा दिया कि हम अब हॉबी की वर्ड को यूज करते हैं, पैशन को यूज करते हैं। जिनके पास नहीं है उन बेचारों के साथ बहुत दिक्कत है इन चीज़ों की, मैं समझ सकता हूँ। तो वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है कि भाई हाउ यू बैलेंस योर लाइफ। फैमिली भी है, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरी वाइफ, मेरी माँ, इन्होंने इतना सपोर्ट किया जिसकी लिमिट नहीं, और स्पेशली मेरी वाइफ, उसने मुझे ज़िंदगी में कभी भी किसी ट्रैवल के लिए, किसी फोटोग्राफी शूट पे जाने के लिए कभी लाइफ में मना नहीं किया। जब मैं आज आया और अगले दिन फिर कहीं और जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे बिजनेस के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। फैमिली सपोर्ट हाँ, सब कुछ फैमिली सपोर्ट है। अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। इवन यू कैन नॉट रन योर बिजनेस इन अ राइट मैनर। कुछ भी करना है तो फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वरना शादी मत करो। जी बिल्कुल, किसी ने सही कहा है कि पूरी शिद्दत के साथ अगर आप कुछ करना चाहो तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती। अनु जी, क्या देखते हैं कि भारत में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का कितना स्कोप है और क्या महत्व है? देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक इस तरह का शौक है कि बहुत कम लोगों का है, क्योंकि एक तो इसका ज्ञान या इसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को है। क्योंकि इससे पहले जब तक इंटरनेट नहीं आया था, जब तक गूगल नहीं आया था, तो इन्फॉर्मेशन मिलना एक बहुत बहुत टफ जॉब थी। बट इन लास्ट 10 ईयर्स हर एक चीज़ अवेलेबल है आपको इंटरनेट पे, प्लस थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है। आज से 10 साल पहले तक हिंदुस्तान में फोटोग्राफी गेयर ही अवेलेबल नहीं होता था, लोगों को पर्सनली जाना पड़ता था बाहर या मंगाना पड़ता था। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुई है तो अब हमारे यहाँ सब कुछ मिलने लगा है। उसके सिवा आपको जो इसमें सबसे महंगी चीज़ है, इसमें अपना समय निकालना। आप अपनी रूटीन लाइफ को, टाइम को कैसे निकालेंगे, दिस इज द मोस्ट टफ जॉब। एज ए हॉबी इससे अच्छी कोई हॉबी नहीं, क्योंकि मेरी है। अदरवाइज हॉबी कोई भी होती है, अच्छी होती है। हर किसी को अलग अलग तरह के शौक हैं। कोई लोग बुक रीडिंग में बिलीव करते हैं, कुछ लोग बर्डिंग्स में बिलीव करते हैं, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग शौक है, कुछ लोगों को मैराथन रनिंग शौक है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मैराथन रनिंग का शौक है, जो पूरी दुनिया की मैराथन दौड़ते हैं। हर तरह का शौक है, और अपने शौक के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये हमारे कल्चर में, हमारे बिजनेस सिस्टम्स में ये कहीं नहीं था आज से पहले। अब आज के लोगों को इस चीज़ों का समझ आने लगा है कि आप ट्रैवल करते हो तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। आज से 5 साल पहले तक मेरे को बड़ा टफ होता था अपने क्लाइंट से छुट्टी मांगना, क्लाइंट को बताना कि मैं फोटोग्राफी जा रहा हूँ। ही स्टार्ट अब्यूजिंग, साढ़े काम दी ऐसी की तैसी हुई फिर तू घूमता फिर रहा है। बट ना, आज की डेट के अंदर लोग अप्रिशिएट करने लगे हैं। आप वाइल्ड लाइफ करने लगते हैं, पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। स्टार्ट जेलिसिंग यू कि यार हम तो जा नहीं पाते, तू चला जाता है। तो मैंने बोला मैं अपने काम को कंप्रोमाइज़ करता हूँ, काम कम करता हूँ। अदरवाइज तो मैं काम करूँगा तो और ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। अल्टीमेटली आपकी हॉबी है जो आपको आगे ले जाएगी। एक टाइम के बाद आपने रिटायर भी होना है, और मैं ये समझता हूँ एक हर आदमी की एक जिम्मेवारी है आपके समाज के प्रति
कि अगर आप पैदा हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो वो आपके बच्चों को जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप चैरिटी करेंगे, स्कूल बना देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे। लेकिन इसके सिवा भी एक जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी है कि आप कुछ समाज को कुछ ऐसा दो, आने वाली जनरेशन को कुछ ऐसा दो कि जिससे उनकी नॉलेज इंप्रूव हो। मेरे को किसी बुक में पढ़ने को मिला कि इस दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट दान है समय का दान, सबसे महंगा दान जो है, बिकॉज समय आदमी किसी के लिए नहीं निकालना चाहता। और दूसरा शिक्षा का दान। तो आप अगर पढ़े लिखे हैं और आपको किसी चीज का ज्ञान है तो आप दूसरे को पढ़ाओ। तो नॉलेज देना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर देन पैसा देना किसी को, रादर देन कोई गिफ्ट देना किसी को। तो उसी तरह वाइल्ड लाइफ की नॉलेज जो नहीं थी अब लोगों में बढ़ रही है। और अगर आपने वाइल्ड लाइफ एंजॉय करनी है तो पहले मेरा ये मानना है किसी भी इंसान को बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं जरूर खुद गया। सबसे पहले आपको अपना देश देखना चाहिए, क्योंकि आपने देश की वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए आपको मिनिमम 10 ईयर्स चाहिए। 10 साल से कम समय में अपने देश को नहीं देख सकते। इतनी डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है इस देश की। ये देश डाइवर्सिटी से भरा पड़ा इन ऑल मैनर्स। अगर आप मौसम की बात करें तो एक ही समय में इसी देश में पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां +50 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान में देख सकते हैं और -40 डिग्री आप लेह में देख सकते हैं। हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ द अर्थ इन चिरापुंजी देख सकते हैं और हाईएस्ट ह्यूमिडिटी एट ए सेम टाइम ऑफ 90 डिग्री इन तमिलनाडु एंड अवर साउथ एरियाज में देख सकते हैं। यही तो भारत की खासियत है। यही हमारी डाइवर्सिटी है। इसी तरह हमारे जंगल्स भी डाइवर्स हैं, अलग अलग चीज़ें इतनी हैं। आप अगर राइनो देखना चाहें, बियर देखना चाहें तो आपको इस देश में दिखेगा, टाइगर आपको इस देश में दिखेगा, एशियाटिक लायंस जो पूरी दुनिया में कहीं बचा नहीं, सिर्फ इस देश में बचा हुआ है, आप गिर जाके देख सकते हैं। उसके सिवा बर्डिंग, अगर इस दुनिया में एक हाईएस्ट फॉलोइंग हॉबी जो बर्ड देखना है, पूरी दुनिया में अगर किसी को बर्डिंग पूरी करनी है तो इस देश में आए बगैर नहीं कर सकता। उसका एक कारण ये कि जो हमारा कल्चर रहा है रिलीजन को फॉलो करने का, इस वजह से लोगों ने प्राणियों मतलब जानवरों को, पक्षियों को बहुत कम मारते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट पोर्शन अगर देश का छोड़ दिया जाए तो उसके सिवा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वी आर टू रिलीजियस पीपल, और हमने हर वक्त जानवरों को, पक्षियों को भगवान की तरह पूजा है। प्रेम भी है एक जानवरों हाँ, हमारा प्रेम भी है। तो ये रीजन है हमारी एक वाइल्ड लाइफ बची भी रही। और आने वाली जनरेशन को मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूँ कि आने वाली जनरेशन के अंदर इस तरह के संस्कार डाले जाएं, उनकी ब्रिंगिंग अप ऐसे करी जाए कि वो हमारी वाइल्ड लाइफ को, हमारी नेचर को संभालें। तो वाइल्ड लाइफ इज टू डाइवर्स इन इंडिया। इंडिया से बाहर किसी को नहीं जाना चाहिए जब तक वो अपनी वाइल्ड लाइफ को पूरा कवर कर ना ले। और जब वो उसको कवर कर लेगा तो मेरा ये मानना 10 साल में उसका एक ही चैप्टर कंप्लीट होगा, उसको फिर दोबारा लगना पड़ेगा। नो डाउट बाहर भी जाना चाहिए, वो भी एक अलग तरह की वाइल्ड लाइफ है। मैंने खूब अफ्रीका ट्रेवल किया है। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल किया और कहाँ कहाँ मैंने हिंदुस्तान के सिवा मैंने पूरा अफ्रीका, ऑलमोस्ट नॉर्थ अफ्रीका को छोड़ दिया जाए तो ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के कंट्रीज हैं जैसे कीनिया, तंजानिया, रवांडा, युगांडा, और साउथ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में बोस्वाना, नामीबिया, इन कंट्रीज को ऑलमोस्ट मैंने कवर किया है। और कीनिया के अंदर मसाई मारा इज़ माय फेवरेट नेशनल पार्क, क्योंकि वो इस तरह की जगह है जहाँ पे आप हर वक्त बिजी हैं। तो वो तो एक तरह का इस तरह है जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि हर साल माता पे जाते हैं, तो हम हर साल कीनिया मसाई मारा जाते हैं। और इसके सिवा कुछ एशियन कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया है, और बाकी इस देश में सब कुछ है जो एशिया में मिलता है। लेकिन कौन सी कंट्री में आपको सबसे अच्छा लगता है फोटोग्राफी करना? मुझे अपने देश में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वाइल्ड लाइफ के अंदर वाइल्ड लाइफ को बुक करना ही सबसे टफ काम है, क्योंकि जंगल तो बचे हैं कुल 1%, और इस पूरी की दुनिया की जनसंख्या अगर आप लगाओ कि उसमें से 0.1% भी लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो एक इतना बड़ा पॉपुलेशन ब्लॉक बन जाता है कि आपकी बारी नहीं आती, आप हर वक्त क्यू में हो। तो एक तो अपने देश में खुद वाइल्ड लाइफ करना बहुत आसान है। यहाँ पे भी बहुत लड़ाई है, किसी भी पार्क में आसानी से बुकिंग नहीं मिलती, वो भी एक टफ है। फिर अपने यहाँ, अपना देश अपना ही देश है, कुछ भी कर लो आप, खाना पीना, रहना, कल्चर, लोग, भाषा, इन सब का एक महत्व है अपने आप में। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा रहती है कि मैं पहले इंडियन चीज़ों को देखूं। लेकिन भारत में कौन सा वो ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ फोटोग्राफी अक्सर करते हैं और आपको अच्छा भी लगता है? मेरे फेवरेट पार्क्स में सबसे पहला फेवरेट पार्क तो मेरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर में उत्तराखंड के अंदर है,
क्योंकि वहाँ की लैंडस्केप इतनी ब्यूटीफुल है, मैं आपको वो शब्दों में तो बयां करके बता ही नहीं सकता। उसके सिवा वहाँ पे एक ऋषियों का प्रताप फील होता है, बिकॉज वहाँ से हमारे रामगंगा गुजरती है, वो एक अपना ही मज़ा देती है। उसके सिवा, इसके सिवा आप जो पार्क देख सकते हैं इंडिया में, रणथंभौर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर सेंट्रल इंडिया के बांधवगढ़, तडोबा महाराष्ट्र विदर्भ में पड़ता है, कान्हा, पेंच, और इसके सिवा और बहुत सारे पार्क्स हैं। आप जिस तरह की वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं उस तरह के पार्क्स हैं। नॉर्थ ईस्ट इज़ अ ब्यूटीफुल अनटचेबल प्लेस है, हर आदमी को जाना चाहिए। अगर आपको बर्डिंग करनी है तो उनके लिए अलग तरीके के पार्क्स हैं। हर तरह की एक अलग अलग तरह की सेगमेंट है वाइल्ड लाइफ में भी। कहते हैं फोटोग्राफी में क्रिएटिविटी का बेहद महत्व है, आप कैसे देखते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में क्रिएटिविटी का कितना महत्व है? क्रिएटिविटी तो किसी भी एक आर्ट फील्ड में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ही वही है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ कर रहे हो, चाहे वो आप ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे आप फिल्म डिज़ाइन कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, क्रिएटिविटी हर जगह है। और उसी तरह वाइल्ड लाइफ में भी क्रिएटिविटी का बहुत महत्व है। वाइल्ड लाइफ में भी बहुत वास्ट फील्ड है, हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग अंडर वाटर फोटोग्राफी करते हैं वाइल्ड लाइफ की, कुछ लोग ट्रैप फोटोग्राफी करते हैं। मेरे एक मित्र हैं यशपाल राठौर जी, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ट्रैप फोटोग्राफी के मास्टर हैं वो। कुछ लोग मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, सांप हैं, छोटे खरगोश हैं, छोटे मेंढक हैं। तो इसके लिए भी हिंदुस्तान में अपने आप में भरी हुई जगह हैं। सेंट्रल इंडिया है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, इसमें बहुत अच्छे पार्क्स हैं। और आज की डेट में एक नई फील्ड ऑफ फोटोग्राफी इंट्रोड्यूस होती जा रही है, एरियल फोटोग्राफी, ड्रोन फोटोग्राफी। तो इट्स अ बिग बिग डाइवर्स लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ इटसेल्फ। तो आप हर जगह नहीं जा सकते। जिस तरह मेरे को टाइगर फोटोग्राफी करने का सबसे ज़्यादा शौक है, या आई लाइक टू डू स्नेक फोटोग्राफी, जिसको मैं साल में 1-2 बार करने जाता हूँ। तो मेरा शौक इन 2 चीज़ों में ज़्यादा है। इसके सिवा मैं वाइल्ड लाइफ के साथ साथ मैं कल्चर और इंडियन फेस्टिवल में भी धीरे धीरे एंटर कर रहा हूँ। मुझे वहाँ भी बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे को मेरे देश का इतिहास जानने का मौका मिल रहा है, मेरे देश का कल्चर जानने का मौका मिल रहा है। क्या मानते हैं कि फोटोग्राफी के माध्यम से उन बच्चों को इंडिया कल्चर के बारे में हम जागरूक कर सकते हैं जिनको नहीं पता है, या आजकल कहते हैं कि भारत का कल्चर खो गया है, तो फोटोग्राफी के माध्यम से उसको हम जागरूक करा सकते हैं? फोटोग्राफी से ही आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जब तक जो चीज़ आपको दिखेगी नहीं, वो आपको पता कैसे लगेगा कि पीला रंग दिखता कैसे। अब मैं बताता जाऊं पीला रंग ऐसे, जब तक आपको दिखाना पड़ेगा। तो आर्किटेक्चर में मैं इसीलिए आया कि आर्किटेक्चर का एक इंसान में क्या महत्व है। अगर आज आप कुछ जानना चाहते हैं ताजमहल देख के शाहजहां को, तो शाहजहां तो रहे नहीं, तो उस ताजमहल को देख के ही आपको एक शाहजहां के बारे में पता लगता है कि वो कितना विजनरी आदमी था, उसने कितनी मेहनत करी, क्या चीजें लाई। तो बिल्डिंगें ही, अपने बिल्डिंगों से ही आपका इतिहास, इमारतों से ही अपना आपका इतिहास आप सोच पाते हैं। 90% आइडिया आपको इतिहास का जो सोचना है वो आपकी बिल्डिंगों से, आर्किटेक्चर से पता लगता है। उसी तरह फोटोग्राफी भी एक सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम है जो आपको बताता है कि चीजें कैसी हैं। अगर मैं आपको आज दिखाऊं कि टाइगर ऐसा दिखता है और आपने देखा ना, तभी आपका एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो फोटोग्राफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अब खूब लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस टाइम। हिंदुस्तान में ये सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला शौक है फोटोग्राफी इस टाइम। आपने कहा कि हिंदुस्तान में फॉलो किया जाने वाला सबसे बड़ा शौक है। कई युवा जो हैं वो इसमें अपने फ्यूचर बना रहे हैं, अपना कैरियर देखते हैं। उन युवा को आखिरी में क्या टिप्स देना चाहिए? फोटोग्राफी सबसे टफ क्षेत्र है अपना कैरियर बनाने के लिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप चाहो कि भाई कंपटीशन से बगैर आपको कुछ भी अपना कैरियर बनाने को मिल जाए, तो वो कहीं भी नहीं मिलेगा। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कंपटीशन हर जगह है, और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ऊपर नहीं जा सकता। आप अगर पूरे मन से, पूरी शिद्दत से और पूरे इंटरेस्ट से कोई भी काम करो, तो ऐसे नहीं हो सकता कामयाबी ना मिले। और अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप पैशनेट हो, तो आपको सक्सेस मिलने से इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। तो पैशनेट होना, डिसिप्लिन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लाइफ की, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और अभी हिंदुस्तान में फोटोग्राफी के 50 फील्ड्स हैं। फैशन फोटोग्राफी है, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी है, कल्चरल फोटोग्राफी है, और साइंस फोटोग्राफी है। आप अपनी फील्ड बना सकते हो, और आने वाला टाइम में आपको इसके अंदर इतने बिजनेस अपॉर्चुनिटी हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान अभी खुल रहा है इस चीज के लिए। अभी हमारे से पहले बहुत कम फोटोग्राफर अवेलेबल थे इस देश के अंदर, क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं थे,
हर चीज़ हमारे को बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, अब हर जगह चीज़ यहाँ मिलने लगी। लोगों के पास पहले पैसा नहीं था, जो हमारे से बुजुर्गों ने काम किया, बड़ी मेहनत कर करके चीज़ों को अवेल किया है। तो आने वाला टाइम इसके है, लेकिन आपको इसका शौक होना जरूरी है। जब तक शौक नहीं है, पैशन होना जरूरी है, शौक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। और अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो गए, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, हर चीज करने के लिए आपके अंदर पैशन होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, रूबरू होंगे किसी और शख्सियत से। तब तक के लिए देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।